हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक आपके स्टार्ट हुए हैं एसएससी सीएचएसएल के पेपर। और आप लोग रोजाना देखते भी होंगे कि सर कहीं से भी हमें कुछ ऐसे प्रश्न मिल जाएं। जैसे बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका पेपर कल होगा, परसों होगा, आने वाले दिन में होगा लगातार, क्योंकि 11 तक पेपर होने हैं। तो आप लोग का पेपर कभी ना कभी तो होने वाला ही है ना। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनको अगर एक बार भी ये मालूम पड़ जाए कि किन किन सेक्शन से प्रश्न आ रहा है तो आने वाले पेपर में थोड़ा बेहतर करके आ पाते हैं। आज आपको मैं 1 जुलाई के चारों शिफ्ट से बनने वाले पेपर के बारे में बताता हूं कि जीके जीएस में किस किस सेक्शन से कहां कहां से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। और ये सभी वो प्रश्न हैं जो हमने विद्यार्थियों से पूछे। विद्यार्थियों ने हमको बताया कि सर ये प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होता है। जितने ज्यादा प्रश्न हमें मिले, मैं आपके सामने एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हो गया हूं। पहले तो हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। ठीक है भाई, जैसे आपने पहला ही शिफ्ट देखा होगा, है ना, 1 जुलाई का पहला शिफ्ट, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, 1 जुलाई के दूसरे शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तीसरे शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, चौथे में पूछे गए हैं, उन पर आधारित ये क्लास है। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। जैसे 1 जुलाई को पूछा गया आर्य समाज, है ना। आगे जो 2 जुलाई को पेपर हुआ उसमें उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी पूछ लिया, है ना। या 3 तारीख को जो पेपर हुआ उसमें उन्होंने पूछ लिया कि गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो मतलब ये याद रखिएगा, जो उस समय के जैसे आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, है ना, आपका रामकृष्ण मिशन हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, या आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज हो, इनसे प्रश्न बहुत बार पूछे जा रहे हैं। तो इन पर आपको अपनी पैनी नजर रखनी है। प्रश्न पूछा गया है आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आप जानते हैं दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अब आपसे यहां से प्रश्न पूछेगा कि ये बताओ भाई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन करता है। आप कहेंगे सर ये तो किसने की, विवेकानंद साहब ने की है ना। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, विवेकानंद। तो विवेकानंद जी ने क्या किया है भैया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। आपसे पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ऐसे आपसे राजा राम मोहन राय, तो ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछेगा, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। या आपसे पूछे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। तो इन पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इससे जो भी जुड़े हुए प्रश्न हैं आपको उनको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रायद्वीपीय पठार पहले किसका हिस्सा था, जो आज हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ये पहले किसका हिस्सा था, तो पहले ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसको हम गोंडवाना भूमि के नाम से जानते हैं। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए हिमालय जो आज वर्तमान में है वो किसका हिस्सा है या किसका हिस्सा था, तो हिमालय जो है तैतित भूसन्नति कह सकते हैं या तैतित सागर कह सकते हैं, तैतित सागर का हिस्सा था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष बताइए, तो एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं, कौन हो जाते हैं भाई, तो प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आपसे पूछ सकता है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो ये जुड़े हुए प्रश्न हैं, इनको आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इनका आप लोग याद रखेंगे। पूछा गया है एनजीटी के अध्यक्ष तो प्रकाश श्रीवास्तव है। आगे प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लोग किस राज्य में माइग्रेंट हुए, यानी उस राज्य का नाम बताइए जहां से लोग ज्यादा कहां पर जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो बिहार है ना। बिहार में सर्वाधिक माइग्रेंट वर्कर काम करते हैं बिहार के अंदर। बिहार एक ऐसा राज्य भी है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार में ही है ना। बिहार में अगर राज्यों की बात करें तो बिहार ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक भाई। बृहद कथा कोश, बृहद कथा कोश के लेखक कौन है, यानी बृहद कथा कोश जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की है, तो हरिसेन के द्वारा रचना की गई है। हाँ, ये किसके द्वारा लिखी गई है, हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। अब आपसे पूछेगा अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, कौटिल्य ने की है। इंडिका किसने लिखी है, मेगस्थनी ने लिखी है। ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि अकबरनामा किसने लिखा है, बाबरनामा किसने लिखा है, हुमायूं नामा किसने लिखा है ना। तो ये ऐसे प्रश्न हैं, जुड़े हुए प्रश्न, आप लोग इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए बात करेंगे मौलिक अधिकार किस भाग में है।
तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में भाई? तो सब जानते हैं सर 3 भाग में मौलिक अधिकार हैं, लेकिन पेपर जब होता है ना, पेपर के टाइम पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपसे पूछे भारतीय संविधान का पहला भाग क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग कौन सा है? नागरिकता। तीसरा भाग कौन सा है? मौलिक अधिकार। चौथा भाग कौन सा है? डीपीएसपी यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व। चौथा भाग कौन सा हो जाएगा आपका? तो डीपीएसपी याद रखेंगे। और 4 का ए, इसके बाद इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया 4 का ए, तो मौलिक कर्तव्य। 5 में संघ, 6 में राज्य, 9 में पंचायतें, 9A में क्या है? तो नगर पालिका, 9B में क्या है? सहकारी समितियां, 15 में क्या है? निर्वाचन, 17 में क्या है? भाषा, 18 में क्या है? आपका आपातकाल है, 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। तो यहां से प्रश्न बनता है, आप लोग करके आ सकते हैं। ठीक है, नागरिकता विनियमन करने की शक्ति किसके पास है? नागरिकता को लेकर कौन कानून बना सकता है? नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार हो जाएगा संसद के पास। संसद ही नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। संसद ही नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। ठीक है, शतरंज में कितने खाने होते हैं भाई? जो शतरंज होता है उसमें कितने खाने होते हैं टोटल? तो इसमें टोटल 64 खाने होते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो आपकी शतरंज होता है, शतरंज में कुल कितने खाने हैं? तो 64 खाने शतरंज में होते हैं। किस वर्ष में जनसंख्या में कमी आई थी? यानी जनसंख्या में गिरावट कब दर्ज की गई है? जनसंख्या में जो गिरावट है वो किस वर्ष दर्ज की गई थी? तो 1921 में जब जनगणना हुई तो इसमें गिरावट दर्ज की गई है। जब जनगणना की बात आए तो आपसे पूछेगा कि सबसे पहली जनगणना भारत में किसके काल में हुई? आप बोलेंगे भैया ये तो सबको मालूम है, सबसे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में होती है। नियमित जनगणना या दशकी जनगणना किसके काल में प्रारंभ हुई? तो भैया दशकी जनगणना पूछ ले या नियमित जनगणना पूछ लेगा, आपको जवाब देना है सर लॉर्ड रिपन आंसर हो जाएगा। पहली जो दशकी जनगणना है वो 1881 में कराई गई है ना, 1881 में कराई गई है। स्वतंत्र भारत की पहली पूछे तो 1951 में हुई। आपसे पूछे 2011 की जो जनगणना है ये कैवी जनगणना थी? तो ओवरऑल देखें तो 15वीं है और स्वतंत्र भारत की 7वीं है। बस ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछता है। आगे हम बात कर लेते हैं सर, आगे और कौन से प्रश्न हैं? तो वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? यानी जो फाइनेंशियल ईयर है इसका प्रारंभ कब से होता है? फाइनेंशियल ईयर का तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है। बजट कब प्रस्तुत होता है? हम बताएंगे सर ये तो 1 फरवरी को प्रस्तुत होता है। जो बजट है ना मेरे भाई वो 1 फरवरी को बजट आता है। और फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। निम्न में से किस राज्य में 100% डिजिटल साक्षर पंचायतें हैं? 100% डिजिटल साक्षर पंचायतें कहां पर हैं? ये केरल में है। केरल के अंदर पंचायतों को 100% डिजिटल कर दिया गया है। ये तो एक बात। अब पंचायतों से प्रश्न कैसे बन सकता है? पंचायतों का उल्लेख किस भाग में है? भाग 9 में है। किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। आपसे पूछेगा किस संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायतों की बात करता है? 243 है। पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय दिए गए हैं। सबसे पहले पंचायत चुनाव कहां पर हुए? राजस्थान में हुए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है? तो 40 करता है। इससे ज्यादा पंचायतों से प्रश्न पूछेगा नहीं। ठीक है भाई, निम्न में से किस राज्य में 100% डिजिटल साक्षरता? तो आपके केरल हो जाएगा। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपकी 1956 से 61 तक थी और तीसरी 61 से 66 तक थी। उसके बाद 1 वर्षीय योजना आती है, यानी योजना अवकाश आता है। 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। क्योंकि उस समय क्या होते हैं? उस समय 2 बहुत ही भीषण युद्ध होते हैं, 1962 का चीन से युद्ध और 1965 का पाकिस्तान से युद्ध। तो जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो अपनी जो हमने टारगेट डिसाइड किया था उसको हम प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसीलिए हमने उसको बैलेंस करने के लिए एक वर्ष की 3 योजनाएं लाई थी। ठीक भाई, चलिए भटियाली लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो भटियाली लोक संगीत का संबंध ये पश्चिम बंगाल से है। भटियाली जो लोक संगीत है इसका संबंध पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। दिलेर मेहंदी किस भाषा के गायक हैं? है ना, दिलेर मेहंदी किस भाषा के गायक हैं? मैं तो तेरी मैं तो तेरी मैं तो तेरी हो गई सजन मेरे सतरंगी, आपने खूब गाना सुना होगा। सर ये किस भाषा का गाना है? पंजाबी भाषा का है। तो दिलेर मेहंदी भी पंजाबी भाषा में गाना गाते हैं, तो पंजाबी भाषा के सिंगर हैं। ठीक है, सकेबा
ये सकेवा जो है, सकेवा किस राज्य का धार्मिक त्योहार है? सिक्किम का है। सकेवा कहां का है? तो सकेवा सिक्किम का धार्मिक त्योहार है। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? सकेवा किस राज्य का हो जाएगा मेरे भाई? तो सकेवा सिक्किम का हो जाएगा भाई धार्मिक त्योहार। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए, डीएनए किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डबल हेलिक्स मॉडल पर, है ना। डबल हेलिक्स मॉडल पर कौन काम कर रहा है? तो आपका जो डीएनए है ना, डीएनए काम करता है। राष्ट्रीय पर्वतारोही और साहसिक केंद्र कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्वतारोही और साहसिक केंद्र कहां स्थित है? तो गुलमर्ग में स्थित है ना। गुलमर्ग और सोनमर्ग आपने खूब सुना होगा, है ना। ये हमारे यहाँ भारत में क्या है? ये घास भूमियां हैं, है ना। गुलमर्ग और सोनमर्ग क्या है? ये घास भूमियां हैं हमारे यहाँ, याद रखेंगे आप लोग। तो जो राष्ट्रीय पर्वतारोही और साहसिक केंद्र, ये हमारे गुलमर्ग में स्थित है, जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। चलो भाई, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? तो विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था भाई। विश्व कप 2023 जो है ये भारत में हुआ। विजेता कौन? ऑस्ट्रेलिया। और उपविजेता कौन? भारत। विजेता था ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता कौन था भाई? भारत था। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया है असम का। अब आपसे पूछ सकता है कि कथकली कहां का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम कहां का? केरल का है ना। आपसे पूछ सकता है कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का है। आपसे पूछ सकता है गरबा कहां का है? तो गरबा भैया गुजरात में होता है। पाई डंडा कहां होता है? तो पाई डंडा भैया हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। आपसे पूछेगा घूमर कहां का है? राजस्थान का है ना। गिद्दा भांगड़ा कहां का है? तो गिद्दा भांगड़ा आपके हरियाणा में भी होता है और पंजाब में भी होता है। ठीक है भाई, हरियाणा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। चरकुला कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। ये सभी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए भाई, G20 2023 के मुख्य आयुक्त कौन थे? तो हर्षवर्धन श्रृंगला है। हर्षवर्धन श्रृंगला कौन थे? G20 के मुख्य आयुक्त थे। G20 का सम्मेलन 23 में कहां हुआ? भारत के अंदर ही हुआ था। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे बोलते हैं? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसे बोलते हैं? प्रस्तावना को। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न और पूछता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को, है ना। आर्टिकल 32 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगले प्रश्न पे आओ। ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की है? तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा की गई थी। मोहम्मद यूनुस के द्वारा ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान रहते हैं उनके विकास के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी और उन्हें अल्प अवधि के लिए ऋण देने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है भाई। पेइंग इट माई वे, है ना। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर की है, जिनको मास्टर ब्लास्टर नाम से जानते हैं। विश्व में सर्वाधिक शतक मारने का खिताब इन्हीं के पास है। इन्होंने 100 शतक लगाए हैं, जिसमें 49 शतक किसमें है भाई? 49 है इनके वनडे में, है ना। एक दिवसीय मैच में है। एक दिवसीय में कितने हैं? तो एक दिवसीय में 49 हैं और टेस्ट में अगर पूछेगा भाई तो टेस्ट में 51 है। तो टोटल अगर शतकों की बात करें, टोटल शतक लगाने का खिताब किसके पास? सचिन तेंदुलकर साहब के पास है। लेकिन आपसे पूछे एक दिवसीय में सबसे ज्यादा किसने लगाए हैं? तो वो विराट कोहली ने लगाए हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना किस फिल्म का है? तो केसरी मूवी का है। केसरी मूवी का। देख रहे हो आप लोग, इस प्रकार के प्रश्न, यानी आपको जब एग्जामिनर फेल कराने की मंशा के साथ पूछता है तो वो कुछ भी पूछ लेता है। ये आपका 1 जुलाई की पहली शिफ्ट के, दूसरी शिफ्ट के, तीसरी शिफ्ट के, चौथी शिफ्ट के सभी के मिलाकर मैं प्रश्न लाया हूं। ठीक है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहां पर है? तो उत्तरकाशी में है। ये कहां का जिला है? उत्तराखंड का जिला है उत्तरकाशी। ठीक बच्चे। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसमें किसका प्रावधान है मेरे भाई? तो इसमें आपको डीपीएसपी का प्रावधान देखने को मिलेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां पर हैं? यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले ने लिखी है गुलामगिरी पुस्तक। अब यही एक चीज समझिएगा, जब आपसे ज्योतिबा फुले के बारे में बात करेगा ना, जब आपसे ज्योतिबा फुले के बारे में बात करेगा तो ज्योतिबा फुले साहब ने क्या लिखी है? पुस्तक लिखी है गुलामगिरी। आपसे पूछे कि ज्योतिबा फुले के द्वारा किस समाज की स्थापना की गई, किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है। सत्यशोधक जो समाज है ना,
सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन करते हैं? ज्योतिबा फुले करते हैं, पूछ लेगा आपसे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो जनरल ओलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की ने। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में कहां पर खोला गया था? तो मद्रास के अडयार में खोला गया था। आपसे पूछे आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। बस सिंपल है, यहां से एक एक प्रश्न आ रहा है, याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम है। पुलकेशिन प्रथम ने किसकी स्थापना की है? तो चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की है। आपसे पूछे चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय जो है ये इस चालुक्य वंश का महान शासक था। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, आगे और कौन से प्रश्न हैं। फुटबॉल डायमीटर की लंबाई कितनी होती है? तो 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर या तो परीक्षा में आ जाएगा या 8.66 इंच आ जाएगा, जो भी एक दे रखा होगा आप लोग लगा के आ सकते हैं। यानी फुटबॉल जो डायमीटर की लंबाई कितनी होती है, या तो 22 सेंटीमीटर या 8.66 इंच। ओडिसी नृत्य के जनक कौन है? तो भैया आपके केलुचरण महापात्रा हैं। केलुचरण महापात्रा या केलुचरण महापात्र, जो भी आ जाए आप लोग बता सकते हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 20 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल जो 20 है ना मेरे भाई, आर्टिकल 20 नहीं है, गलत लिख गया है, आर्टिकल 21 है ना। आर्टिकल 21 पूछा गया था आपसे, टाइप गलत हो गया है। तो आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में पूछी गई है आपसे। आपसे पूछ लेता आर्टिकल 21A में क्या है? तो आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन की बात करता है, शिक्षा के अधिकार की बात करता है भैया ना। शिक्षा का अधिकार किस में है? आर्टिकल 21A में है। चलिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फिर? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी पड़े, आप बताएंगे सर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है दोदा बेटा, जो किस पर स्थित है? जो नीलगिरी पर्वतमाला पर स्थित है, दोदा बेटा। लेकिन पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब आप बताएंगे क्या? तब आप बताएंगे अन्नामलाई, जो आपकी अनाईमुड़ी है ना। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर ऊंचाई है। लेकिन पूछे दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर दोदा बेटा की ऊंचाई हो जाती है। चलो भाई साहब, चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते थे? तो ब्रह्मदेय कहा जाता है ना। अगर हम चोल साम्राज्य के अंदर ब्राह्मणों को जो जमीन देते थे दान में, उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखी है। भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखी गई है ना। पूर्व का इतावली किसे कहा जाता है? तेलुगु भाषा को पूर्व का इतावली बोलते हैं। तेलुगु भाषा को पूर्व का इतावली कहा जाता है। ओलंपिक में तीरंदाजी स्पर्धा को किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1900 AD में, है ना। 1900 ईस्वी के आसपास, 1900 ईस्वी के आसपास शामिल किया गया है किस भाषा को? तो ओलंपिक में तीरंदाजी स्पर्धा को, तीरंदाजी को। कर्नाटक संगीत के पिता कौन है? तो पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है, या कर्नाटक संगीत का पिता पुरंदरदास कहे जाते हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया हैं। हीरालाल सामरिया वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है ये हीरालाल सामरिया, मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया हैं, याद रखेंगे आप लोग। चलिए भाई आगे हम बात कर लेते हैं और क्या आपसे पूछे गए हैं प्रश्न। और जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, भारतवर्ष में भारत कब लोकतांत्रिक बना है? तो भारत बेटा 1950 में लोकतंत्र बना है, जब देश में संविधान को लागू किया गया था। जब देश में संविधान को लागू किया, जब भारत लोकतंत्र बना। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ होता है जब हमारे देश के अंदर क्या हो रहा हो, जब हमारे देश के अंदर जनता के पास शक्तियां हो राजा को चुनने की, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कितने स्तर में विभाजित है? तो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली 3 स्तरों में विभाजित है ना। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में। माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो प्रणाली है वो कहां पर स्थापित की गई? महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। कैप्टन शिवा ठाकुर कहां तैनात होने वाली पहली महिला हैं?
कैप्टन शिवा ठाकुर कहां तैनात होने वाली पहली महिला हैं? तो ये सियाचिन में। विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। और ये किसका हिस्सा है? काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है ना, ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है भाई, काराकोरम। अब आपसे अगली परीक्षा में ये पूछ ले, काराकोरम श्रेणी में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? तो सियाचिन है, विस्पर है, बियाफो है, बाल्टोरो है, ससाइमी है। 5 ग्लेशियर आपको काराकोरम श्रेणी में मिलते हैं, सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, ससाइमी और विस्पर। तो पांचों के नाम आप लोग याद रखेंगे। रागिनी नाट्य शैली किस राज्य की लोकप्रिय शैली है? तो हरियाणा की है रागिनी, है ना, हरियाणा की रागिनी है। नृत्य पूछ ले तो यहाँ के नृत्य कौन कौन से हैं? गिद्दा और भांगड़ा, ये हरियाणा में भी होते हैं, ये पंजाब में भी होते हैं। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गिरावट आएगी, है ना। अगर मान लो मांग में कमी हो जाए और आपूर्ति में वृद्धि हो जाए, भाई इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है कि डिमांड किस पर डिपेंड करती है? जब आपूर्ति होगी, है ना। जब आपूर्ति होगी तो क्या, जब डिमांड होगी तभी तो इंसान आपूर्ति करता है। जब डिमांड ही नहीं है तो आपूर्ति किस ब्याह पर की जाए? तो अगर क्या हो, अगर मांग में कमी आ जाए और आपूर्ति में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा भैया? तब कीमत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? कीमत गिर जाएगी, गिरावट आएगी। मान लो मोबाइल फोन है, डिमांड है ही नहीं, कंपनी ने बना दिए, फिर क्या होगा? एप्पल का मोबाइल भी आपको कितने में देना पड़ रहा है? 10,000 में देना पड़ रहा है। क्यों होगा? क्योंकि आपने स्टोर बहुत कर लिया, डिमांड है ही नहीं। मांग करने का अधिकार भारतीय संविधान, काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद से अपने आधार से प्राप्त करता है? तो आर्टिकल 41 में काम पाने का अधिकार दे रखा है। आर्टिकल 41 काम पाने का अधिकार। राज्य कोशिश करेगा कि अपने नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए। ये बात कही गई है कि जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए राज्य। इसके लिए आर्टिकल 41 है जिसमें काम का अधिकार दिया गया है। इसके तहत हमारे यहाँ 2006 में नरेगा स्टार्ट किया गया, 2009 में इसको मनरेगा कर दिया गया है, जिसमें एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का लोगों को रोजगार दिया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न पर अगले देखते हैं, अगले और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ये बिहार में है और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। करेवा हिमालय के किस भाग में मिलती है? तो करेवा जो है ना, ये कश्मीर हिमालय का हिस्सा है, करेवा। ठीक है भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आपका आर्टिकल 5 से 11 और भाग जो 2 है ये नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता हमने कहां से ली है भाई? जो नागरिकता है वो यूके से ली है और भारत में एकल नागरिकता है। भारत में जो है ना वो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। एकल नागरिकता कहां पर है? भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाई गई है? तो मानव दुर्व्यापार का निषेध किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 के तहत। मानव दुर्व्यापार निषेध है। आप बच्चों और महिलाओं की वस्तु के समान खरीद बिक्री नहीं कर सकते, आप, है ना, खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। मायाधर राउत किस नृत्य से सम्मिलित हैं? तो इनका संबंध ओडिसी नृत्य से हो जाएगा। गणगौर किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर जो त्योहार है वो राजस्थान राज्य का त्योहार है। सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो शॉट पुट से है। सिद्धार्थ चौधरी का संबंध शॉट पुट से है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने 1905 में लिखा था। मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1905 में लिखा गया है। अगला देखिए भाई, अगला क्या है और क्या पूछा गया है। वायरलेस मोबाइल उपकरणों को इंटरनेट और उसकी सेवाएं जैसे वेब और ईमेल तक पहुंचने की अनुमति कौन देता है? तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। मोबाइल वायरलेस नेटवर्क पर सूचना पहुंचने के लिए एक तकनीकी मानक है ये, है ना, एक तकनीकी मानक है। और इस प्रश्न के बारे में आपको बता दूं, ये प्रश्न सिर्फ हमें इतना मालूम पड़ा था कि वायरलेस मोबाइल उपकरण क्या है, तो इसके बिहाफ पर हमने इस प्रश्न को स्वयं ही निर्धारित कर लिया है कि ये प्रश्न पूछा गया होगा और इसके अनुसार इसका आंसर ये होना चाहिए। जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाता है। तो भारत के अंदर जनगणना अधिनियम 1948 में आया, जिसके तहत 1951 की जनगणना को भारत में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के रूप में कराया गया था। बीसीसीआई
बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट ट्रॉफी जो है कौन कौन सी हैं, तो इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट से सम्मानित है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से सम्मानित है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से सम्मानित है, देवधर ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है। इन सभी का संबंध किससे मेरे भाई, इन सभी का संबंध जो है क्रिकेट से है। ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट से सम्मानित हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये बच्चों हमारी सभी क्लासेस इस समय चल रही हैं एसएससी एमटीएस के लिए। हमने इस समय एसएससी एमटीएस स्टार्ट कर दिया है। एसएससी गुरुकुल जो हमारा मेन चैनल है, इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। मेरी क्लास इतिहास की, प्राचीन इतिहास में करा चुका हूं, वो क्लास में आपको कल कराई थी। इसमें लगभग 3 घंटे क्लास है। आज आपकी मैथमेटिक्स की क्लास कराई गई है सर के द्वारा, है ना, अमित सर के द्वारा। आप जाकर लगभग 3.5 घंटे क्लास है, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे वो सभी प्रश्न जो अब तक एसएससी एमटीएस हवलदार में पूछे गए हैं, सभी करा दिए हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमारे लिए क्या बेहतर है बच्चों, तो आपके लिए अब ये हम एक बैच लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए। 10 जुलाई से शुरुआत, इसकी शुरुआत कब से हो रही है, 10 जुलाई से शुरुआत हो रही है। बैच का नाम है सप्तऋषि बैच। पूरी एसएससी एमटीएस और हवलदार की तैयारी मात्र 499 रुपए में कराई जाएगी। आपको चिंता मत करिएगा, पूरा का पूरा डिटेल में इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है। 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे और 10 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे आपको। बाद में हो सकता है इनकी संख्या बढ़ा दी जाए। वैलिडिटी कब तक रहेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक। ठीक है भाई, तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे। इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ये 10 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। मैं बहुत जल्दी आपके लिए कल की जो मतलब 2 जुलाई को आपके पेपर हुए हैं सीएचएसएल के, उनको भी लेकर आने वाला हूं जल्दी। 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई के पेपर आपको मिल जाएंगे। तो इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।